नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आरोपी मुर्तजा ने आईएसआईएस के अकाउंट में ट्रांसफर किए लाखों रुपए। एटीएस के हाथ लगे चौंकाने वाले सबूत। राम मंदिर का नक्शा भी बरामद। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देते हुए परिवारवादी पार्टियों को देश के साथ विश्वासघात करने वाला बताया। 100 करोड़ के वसूली मामले में अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने पूछताछ के लिए लिया हिरासत में। करौली हिंसा मामले में कांग्रेस कमेटी ने गहलोत सरकार को सौंपी रिपोर्ट। दोनों पक्षों को बताया गलत। पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के बीच सनसनीखेज खुलासा। इमरान खान सेना प्रमुख बाजवा को हटाने की कर रहे थे प्लानिंग। आज की सबसे बड़ी और पहली खबर गोरखनाथ हमले के आतंकी मुर्तजा पर खुलासों की करते हैं। एटीएस लगातार मुर्तजा से पूछताछ कर रही है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि मुर्तजा ने आतंकी संगठन आईसिस के बैंक खाते में लाखों रुपए भेजे हैं और जिन बैंक खातों से रुपए भेजे गए हैं उनमें से 4 बैंक खातों का ब्यौरा भी मिल चुका है। यही नहीं, मुर्तजा के पास से गोरखनाथ मंदिर के नक्शे और राम मंदिर निर्माण के नक्शे भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद इस एंगल से भी जांच हो रही है और मुर्तजा के अयोध्या कनेक्शन को बारीकियों से खंगाला जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या ये आतंकी प्लानिंग काफी बड़े स्तर पर की गई हुई लगती है? देखिए, ये शुरू से इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये कोई पागल, कोई सनकी नहीं, वेल ट्रेंड ये आतंकी है, जिहादी है। न सिर्फ ये खुद इसमें इन्वॉल्व था, ही वॉज इन्वॉल्व विद सो मेनी पीपल। अब जो खबर आ रही है कि इसने सीरिया पैसे भेजे, खुद क्या कर रहा है, बेरोजगार है, नौकरी इसने छोड़ दी, घर में बैठा हुआ था और ये पैसे भेज रहा है। कहां से पैसे भेज रहा है? नेपाल से पैसे भेज रहा है। कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं जो उसको चार्ज हो, जिसको ये ऑपरेट कर रहा है? 2 आईसीआईसीआई बैंक का है, एक प्लेटिनम फेडरल बैंक का है, दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये 3 बैंकों में 4 अकाउंट से वो पैसे भेज रहा था। अब जब इसके लैपटॉप को पकड़ा गया, घर में तलाशी ली गई, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं वो सब अपने साथ एटीएस लेके चली गई और कागजों का एक पूरा बैग उठा के लेके गई है। अब जब इसके लैपटॉप को खंगाला जा रहा है तो मालूम चल रहा है ये तो पोर्नोग्राफी देखता था, ये किस तरह से आईएसआईएस के लोग वहाँ पे लोगों की गर्दनें काटते थे उसको देखता था, और तो और वो अपने घर के ऊपर छत पे निशाने की प्रैक्टिस भी करता था। एयरगन मिला है जी। और वो बहुत सारे छर्रे मिले हैं जिससे वो प्रैक्टिस किया करता था। एटीएस के रडार पे ये 31 तारीख को आ गया था, जब खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को 16 लोगों की लिस्ट दी कि ये लोग हैं जो आतंकी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। और इसीलिए 2 एटीएस के अधिकारी बैंक के अधिकारी का नाटक करके इसके घर गए थे, पूछताछ कर रहे थे, और जब इसको भनक लगी कि हमारा गेम ओवर होने वाला है, एटीएस हमारे पीछे लग गई है, तब इसने ये काम किया। अब सवाल बहुत ही सिंपल है। इस तरह के व्यक्ति जो 16 लोगों की लिस्ट है, जो पैसे आईएसआईएस को भेजे जा रहे हैं लाखों में, ये पैसा कहां से लाता था? कौन कौन लोग इसे पैसा देते थे? वो कहां से, उसमें क्या अधिकारी हैं, क्या कोई नेता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो यहां से हिंदुस्तान से आईएसआईएस को फंडिंग की जा रही है? ये तमाम लोगों की गिरफ्तारी और सख्त सजा वो बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब,
एक तरफ इस हमले को लेकर यूपी सरकार एक्शन में है, तो वहीं बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी भी विपक्ष पर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने पार्टी की उपलब्धियां गिनवाने का साथ साथ विपक्ष को भी आईना दिखाया और कहा कि देश में अभी दो तरह की राजनीति चल रही है, एक है परिवार भक्ति की, दूसरी है देशभक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। परिवारवादी सरकारें लोकतंत्र की दुश्मन हैं और संविधान को कुछ नहीं समझती। साथ ही पीएम ने एक मंत्र भी दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी का ये तंज किसकी तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति का कोड है ये परिवारवाद। जब परिवार पार्टी चलाना शुरू कर दे तो समझिए कि डेमोक्रेसी खत्म है। और ये जरूरी है इस चीज को डिफरेंशिएट करना। टेलीविजन पे आप डिबेट देखते होंगे, परिवारवाद तो बताते हैं भाई वसुंधरा राजे सिंधिया की भी तो बेटे जो हैं वो राजनीति में हैं, राजनाथ सिंह के तो बेटे राजनीति में हैं, यशवंत सिन्हा के बेटे राजनीति में आ गए, तमाम तरह की चीज़ें। वो परिवारवाद ये नहीं है कि बाप का बेटा वो भी राजनीति में आ जाए, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब होता है जब कोई पार्टी एक परिवार चलाए, जैसे शिवसेना है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, जैसे एनसीपी है, जैसे अकाली दल है, साउथ इंडिया की अलग अलग पार्टियां हैं। तो जो पार्टियां परिवार की होती हैं जी, जिसमें अध्यक्ष उसी परिवार का व्यक्ति बनेगा, जिसमें मुख्यमंत्री उसी परिवार का व्यक्ति बनेगा, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव। अब देखिए, कोई बाहर का कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। और ये हिंदुस्तान की जनता को समझना अत्यंत ही आवश्यक है कि कितने सारे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो सकते थे, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के विकास, हिंदुस्तान की राजनीतिक कल्चर का विकास, वो इस परिवारवादी पार्टियों से, ये परिवारवाद से ही बिल्कुल बाधित हो रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही, इसको कह सकते कि लपेटे में तमाम विपक्षी पार्टियों को इन्होंने घेर लिया। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, ये परिवार से द्वारा चलाई गई पार्टियां, ये सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म का नाम, ये देखिए डफली बजाने वाले सबसे ज़्यादा यही मुलायम, यही लालू प्रसाद यादव। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसे समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में ये इस तरह की पार्टियां बाकायदा एक बाधक है। जी डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा, तो वहीं अनिल देशमुख को सीबीआई ने घेर लिया। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब पूछताछ के लिए देशमुख को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। लेकिन अचानक उनकी तबियत खराब होने की खबरें आती हैं और उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और आज उन्हें सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई देशमुख की तबियत खराब हो गई है या सिर्फ सीबीआई की पूछताछ के डर से खराब हुई है? देखिए, तबियत खराब है, पूछताछ से नहीं डर लगता है। ईडी ने जब केस किया, समन पे समन भेजे, 5 महीने तक ये टाल मटोल इधर से उधर, वैसे होता ना कि वही हाल है उस बच्चे की जो स्कूल टीचर का होमवर्क जिसने पूरा नहीं किया और वो क्लासरूम से भागने की कवायद करता है। कभी पेट में दर्द तो कभी कुछ दर्द, कभी घर में कोई प्रॉब्लम, वो बहानेबाजी। सीबीआई इन्हें इसलिए उठा के लेकर के जा रही है। सीबीआई ने कहा है 100 करोड़ का मसला नहीं, 400 करोड़ रुपए का है जी। और ये एक ओपन एंड शट केस है। वो इसलिए देने वाला कह रहा है कि हमने दिए, रेस्टोरेंट वाले, बार वाले वो बता रहे कि हमने पैसे दिए हैं सचिन वाजे को। सचिन वाजे कह रहा है कि हमने पैसे लिए और ये पैसे हमने अनिल देशमुख को दिए। अनिल देशमुख की वजह से मैं ये काम कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, कोई अदना सा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मुंबई के किसी भी बार में घुस जाए, पैसे लाखों लाख लेकर के निकल आए, भाई दूसरे पुलिस वाले जो खाते हैं माल का बंटवारा कौन करना चाहता जी? उस इलाके के पुलिस वाले धर पकड़ लिए होते कि भाई ये दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी हमारे इलाके में आकर के उगाही कैसे कर सकता है। तो ये तो ओपन एंड शट केस है। लेकिन
मजेदार बात यह है कि सीबीआई उनको जब हिरासत में लेने के लिए तैयारी कर रही थी, इन्होंने कहा कि मैं बाथरूम से गिर गया, मुझे कंधे में चोट है। भाई इमीडिएटली भेजा गया जेजे हॉस्पिटल। जी। अब जेजे हॉस्पिटल वाले की भी अब स्थिति खराब हो रही है कि हर बार सीबीआई के चक्कर में वो फंस जाती है, उल्टे पुल्टे रिपोर्ट के चक्कर में, कहीं कोई डॉक्टर ना नप जाए इस चक्कर में। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमने तो सब कुछ करके देख लिया, कहीं कोई हड्डी वड्डी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उनको सीबीआई के सामने जाना होगा। और सीबीआई ने उधर बुलाया और शरद पवार सीधे प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए। 20 मिनट गुप्त बातचीत हुई है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमने तो संजय राउत के मसले को उठाया, लेकिन संजय राउत के मसले के बहाने वो अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जो वो अब तक बचा नहीं पा रहे हैं। कारण क्यों स्टेक पे लगा हुआ है सब कुछ? क्योंकि ये कोई ऐरा गैरा नत्थो खेरा नेता नहीं था, ये गृह मंत्री था महाराष्ट्र का। उगाही वसूली के चक्कर में ये फंसा और 400 करोड़ रुपए सीबीआई कह रही है कि उसका मसला है। तो 400 करोड़ रुपए अनिल देशमुख अकेले खा जाए, इतनी तो हैसियत नहीं है इतनी देशमुख की। वो ज़रूर अपने ऊपर किसी लोगों को देता होगा। गृह मंत्री स्वयं था तो 4-5 लोग ही उसके ऊपर हुए, बचे। कहीं नाम ले ले तो राजनीतिक ज्वालामुखी फूट पड़ेगा महाराष्ट्र में। और इसलिए शरद पवार भी परेशान, उद्धव ठाकरे भी परेशान, सोनिया गांधी भी परेशान, सारे लोग परेशान चल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र के मंत्री और नेताओं पर जांच एजेंसियों की पकड़ मजबूत होती जा रही है, तो वहीं राजस्थान के करौली में हुई हिंसा की रिपोर्ट को गहलोत सरकार को सौंपा गया है। कांग्रेस की 3 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों की गलती मानी है और पुलिस की लापरवाही की बात कही है। लेकिन इस हिंसा को भड़काने में कांग्रेस के पार्षद और पीएफआई कनेक्शन सामने आए हैं, जिसके बारे में रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। डॉक्टर साहब, इस मामले में दोनों पक्षों की गलती बताई जा रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, उसको पहले से बता दिया गया था कि बैलेंस कर देना, पीएफआई का नाम मत लेना। पीएफआई का नाम लोगे तो राहुल बाबा वायनाड से हार जाएंगे। पीएफआई का कोई शख्स, कोई मुसलमान, कोई आपका पार्षद कांग्रेस का जो मुख्य मेन लीडर बताया जा रहा है, इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका नाम आ जाएगा, कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो जाएगी। आपने क्या किया, कौन सा रास्ता अपनाया? बैलेंस कर दो। बैलेंस कैसे करोगे? क्या जो हिंदू संगठन, हिंदू यात्रा जो जा रही थी, क्या इसने पत्थर चलाई? क्या इसने आगजनी की? क्या उस यात्रा में शामिल किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम दुकान में आग लगाई या किसी की गाड़ी को फोड़ा? कहीं हिंसा की? नहीं। इसकी शुरुआत होती है कि जब वो जुलूस शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ गुजर रही थी ये यात्रा, मुसलमानों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो गलती दोनों तरफ से कैसे हुई? पहली गलती पीएफआई की, जिसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही 2 दिन पहले बता दिया था कि हिंसा होने वाली है। उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। फिर दूसरी गलती उस भीड़ की, उस इलाके के लोगों की। अब तक तो 100-150 लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। गलती दोनों साइड की बता रही है कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। गिरफ्तार मुसलमान हुए क्या? नहीं। कांग्रेस पार्टी को यही तुच्छ राजनीति, ये जो मुस्लिम वोट की वजह से ये जो घटिया सेकुलरिज्म जो है इनका, ये जो हिपोक्रेसी है, हिंदुओं को अपमानित, हिंदुओं के ऊपर दमन करने की जो इनकी राजनीति है, यही कांग्रेस पार्टी को विनाश की ओर लेके जा रही है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सियासी संकट अब भी जारी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के सदस्य और अब भंग हो चुकी नेशनल असेंबली के सदस्य आमिर लियाकत हुसैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया कि इमरान खान ने उन्हें फोन किया और बताया कि वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा को हटाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैं इस बात का गवाह हूं कि वो जनरल बाजवा को हटाना चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आज कह रहा हूं। मैं और भी कई ऐसी चीजें जानता हूं, अगर मैं उन चीजों को उजागर करता हूं तो सर्वनाश होगा। डॉक्टर साहब, ये क्या नया खुलासा हो गया? देखिए, ये
इंटरनल पॉलिटिक्स धीरे धीरे और गंदी होती चली जा रही है। आज इमरान के सबसे चहेते मंत्री जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं शायद जी, और आईटी के भी इंचार्ज हैं, वो लड़ पड़े पत्रकारों से ही। किस बात के लिए? पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये बताओ, ये जादू टोना करने वाली तीसरी बीवी जो है इमरान खान की, वो कहाँ है? मालूम चला वो गायब हैं। आखिरी फोटो देखा गया, कोई 9 लाख का बैग था उनके पास, उसके साथ तस्वीर आई। और ये जो प्राइम मिनिस्टर्स होम है ऑफिशियल, वहां से ये लोग पैसे वैसे लेकर के कहाँ रफू चक्कर हो गए पता ही नहीं चल रहा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शख्स ईमानदारी के नाम पे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पे जिसने राजनीति शुरू की, अब मालूम चल रहा है कि कई सारे नए नए खुलासे हो रहे हैं जिसमें इमरान खान के नजदीकी लोग उसमें फंसते नजर आ रहे हैं जी। कई सारे नए चेहरे, नए नाम, उसकी एंट्री हो गई है। और बताया ये जा रहा है कि सरकार गई नहीं, इमरान खान के ऊपर, इन आरोपों के ऊपर जो है इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की तो पुरानी कहानी है। रही बात बाजवा की, हम लोग लगातार इस इशू के ऊपर डील करते आ रहे हैं, ये बात कहते आ रहे हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी छलावा है, आर्मी के पास पूरा तंत्र है, उसी के पास पूरी शक्ति है। वो जिसे चाहे मुख्य प्रधानमंत्री बनाए, वो जिसे चाहे प्रधानमंत्री के पद से हटा दे जी। और इमरान खान ने ये हिमाकत कर दी कि बाजवा को हटा दिया जाएगा। हमने 3-4 दिन पहले स्टोरी हमने बताई थी कि किस तरीके से बाजवा को हटाकर पेशावर कैडेट्स के जो चीफ हैं इस वक्त, जो फॉर्मर आईएसआई के चीफ हैं जनरल हामिद, फैज़ हामिद, उनको वो चीफ बनाना चाह रहे थे बाजवा को हटा के। आज यही लियाकत ने खुलासा किया है और आप वहाँ के जनरल को हटा दें और कुर्सी पे बने रहें, ये इम्पॉसिबल है। और यही एक बड़ी समस्या इमरान खान की सरकार के गिरने की वजह है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।